हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव विज्ञान का पेपर, जो कि पेपर कोड आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। और पूरा मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। इस तरीके से आपका 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम जीव विज्ञान का होने वाला है, ठीक है। तो ये रही हमारी पेपर मेरे भाई, और इस तरीके से हमारे पास कॉपी आती है। ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि आपने पहला पेपर हिंदी का दे लिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये इस तरीके से कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं, 3 घंटे 15 मिनट का ये है, और 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर क्या दिए गए हैं मेरे भाई, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली हमारा प्रश्न। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, एमसीक्यूज आता है, तो आप लोगों को पता ही है। पहला है, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए हमारा कहाँ हमेशा पाया जाता है मेरे भाई, केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। इसको ध्यान रखना, चाहे संदेश वाहक बोले या बहुत प्रकार के आपने आरएनए देखा, एमआरएनए होता है इस तरीके से, एमआरएनए, एसआरएनए, ठीक है, या टीआरएनए इस तरीके से, ठीक है। तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि जो संदेश वाहक आरएनए होता है, या एमआरएनए या एसआरएनए या टीआरएनए कहाँ पाया जाता है, तो वो हमेशा केंद्रक में ही पाया जाता है, ठीक है। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम लोग लिखेंगे कैसे भैया, कॉपी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से है, बाकी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉपी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये रही हमारी कॉपी इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, प्रश्नोत्तर संख्या पहला, इसे डालेंगे हेडिंग, और पहले का यहाँ पर फर्स्ट वाला इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये पहला ही क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू बहुविकल्पीय वाला, है ना। तो इस तरीके से आता है। अब पहले का कौन वाला है, ये फर्स्ट वाला है रोमन अंक में, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट रोमन अंक में, और इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही है, और लिख देंगे इस तरीके से केंद्रक में। तो इस तरीके से लिखेंगे ए केंद्रक में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर कॉपी को लिखना है, बोर्ड एग्जाम वाली साफ साफ लिखना है मेरे भाई, एकदम गोच्ची पोच्ची उसमें नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा, कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिक कहलाता है। क्या, पारिस्थितिक कहलाता है, ठीक है। क्या, पारिस्थितिक कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अध्ययन बोला गया है, ठीक है। अध्ययन बोला गया है, वो पूरा सिस्टम नहीं बोला गया है। अगर सिस्टम पूरा बोला जाता तो क्या होता, वो तंत्र कहलाता, तंत्र सिस्टम कहलाता। लेकिन क्या बोला गया है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तो किसमें होता है, पारिस्थितिक में होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बातें, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमारा दूसरे वाले का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है, कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में, या इन सभी में। तो मेरे भाई यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसका उपयोग हर जगह होता है, चिकित्सा में भी, वैक्सीन बनाने में भी, और कृषि क्षेत्र में भी, ठीक है। जो ये बीटी कपास बनाते हो, ये बीटी कपास जिसमें बैसिलस थ्रोंजिएसिस नामक जीवाणु होता है, वो क्या होता है, वो एक कृषि क्षेत्र में ही तो है ना। क्योंकि बीटी जो कपास का पौधा है, उसके सुरक्षा के लिए ये बीटी कपास एक नई युक्ति होती है, एक नया पदार्थ बोल सकते हैं आप लोग, इस तरीके से होता है, जो कि कपास में जो कीट होते हैं, ठीक है, जो कपास को बर्बाद कर देते हैं, कपास की खेती को खराब कर देते हैं, उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको मार देता है, और हमारा कपास और अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कृषि में भी है, चिकित्सा में भी, और वैक्सीन निर्माण में भी है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा, ये सभी, ठीक है। तो तीसरे वाले का ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे डी, और ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट इस तरीके से, हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज, ठीक है, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए, तो कब, 1951 ईस्वी में, ठीक है। हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हुआ, कब आरंभ हुआ था, तो वो 1951 ईस्वी में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, एंटी सीरम में क्या होते हैं, तो एंटीबॉडी होती है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। एंटी सीरम में क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, या इम्यूनोग्लोबिन भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। इसको इम्यूनोग्लोबिन, कहीं इम्यूनोग्लोबिन अगर दिया जाए तो उसको भी आप लोग टिक कर देना, ठीक है। तो देखो इसका चौथे वाले का हमारा ए वाला है ऑप्शन, ए वाला 1951 में, इस तरीके से लिखेंगे, और पांचवें वाले का इस तरीके से लिखेंगे, सी वाला एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी।
क्लियर है बातें? ठीक है, अब यहाँ से हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि हमारा 1 नंबर का होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सिंपल ये 1 नंबर का होता है और 1 से 2 लाइन में इसके आंसर भी आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये होता नहीं है। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है IUD का पूरा नाम लिखो। ठीक है, तो IUD का पूरा नाम किस तरीके से होता है मेरे भाई? IUD का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैसे कॉपी पे लिखेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास स्पेस छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग स्पेस का पूरा यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं करना है कि छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 1-2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का पहला, क्योंकि ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या अब दूसरा स्टार्ट हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या देखो दूसरा स्टार्ट हो गया और दूसरे का पहला वाला है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 नंबर के होंगे। कितने? 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखो IUD का पूरा नाम क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई, IUD का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। अच्छा, ये जो है मेरे भाई हमने यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख दिया है, क्यों? ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन इतने अच्छे से रखना है मेरे भाई कि देखने में बुरा भी ना लगे और आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट भी कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से लिखोगे आप लोग। IUD का पूरा नाम, इसको ब्लैक पेन से लिख देना, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है ना, थोड़ा सा अब यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा है ये चीज़, है ना, ये चीज़ ब्लू के साथ थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रहा है। तो इतना ध्यान रखना मेरे भाई कि कहीं पर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अब यहाँ पर ही है IUD का पूरा नाम या IUD का फुल फॉर्म, तो क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसको आप लोग क्या कर दो, इसको आप लोग वहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देना। ठीक है, या इस तरीके से अगर अंडरलाइन कर दो, ब्लू पेन से ही लिखो या अंडरलाइन कर दो नीचे से, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे नंबर पा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका कौन सी होती है भैया? तो सर्टोली कोशिका होती है। कौन? सर्टोली कोशिका है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन कि शुक्राणु जनन के दौरान सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु जन को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? शुक्राणु जनन के दौरान जब शुक्राणु का जनन होता है तो उस समय पे सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं मेरे भाई? इसको पोषण प्रदान करती हैं। क्या? पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे इसका? तो हम लोग यहाँ पर आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आंसर को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग आंसर को इस तरीके से लिखेंगे जैसे है कि प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का दूसरा वाला है ना, तो शुक्राणु जनन के दौरान सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है मेरे भाई, वंशागति या इसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता। वंशागति को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। ठीक है, अच्छा या अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, या वंशागति तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई देखो दोनों सेम ही है लगभग। अनुवांशिकता केवल यहाँ पर जो शब्द है वो सेम है, बाकी इन दोनों का जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, देखो अनुवांशिकता और अनुवांशिकी। ठीक है, तो देखो अनुवांशिकता क्या होता है और अनुवांशिकी क्या होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो मेरे भाई। अनुवांशिकता वो होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? पहुंचता है। ठीक है, जो जनकों से संततियों में लक्षण पहुंचते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई? वो होता है अनुवांशिकता या वंशागति। जैसे बोलते हैं ना, ये देखो ऐसे इनके पापा जब थे, है ना, ऐसा घर में जब कभी कुछ ऐसे होता है, जब बच्चे कुछ हरकतें करते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं ना कि जब ऐसे इनके पापा छोटे थे तो ये भी ऐसे हरकतें करते थे। तो क्या हुआ? बच्चे से माता पिता से वो लक्षण कहाँ पे गया? बच्चों में गया, उनके संतानों में गया। तो ये होती है अनुवांशिकता या वंशागति। ठीक है, लक्षणों का वंशागति। और अगर यहीं पर सेकंड बात करें हम लोग अनुवांशिकी का, तो जिसमें हम लोग अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। क्या?
अध्ययन करते हैं मेरे भाई, इनका अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, वो हमारी कहलाती है अनुवांशिकी। क्या? अनुवांशिकी। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया मेरे भाई। देखो, अनुवांशिकी लक्षणों के जनकों से संतति में, देखो अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को अनुवांशिकता कहते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि अनुवांशिकता क्या होता है। जब पेरेंट्स से, मतलब माता पिता से कोई लक्षण बच्चों में गया हो तो वो क्या होती है? वो होती है अनुवांशिकता। और अनुवांशिकी क्या होती है? उन लक्षणों का अध्ययन, उन लक्षणों का अध्ययन हम लोग जहाँ पर करते हैं वो हमारा होता है अनुवांशिकी। ठीक है, तथा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षणों एवं उनके वंशागति का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी कहलाता है। नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई। तो उसी तरीके से लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का तीसरा वाला। तो अनुवांशिकी लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने की अनुवांशिकता कहते हैं, एवं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकता भी आप लोगों को समझ में आ गया और अनुवांशिकी भी बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया मेरे भाई। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बहुत आसान शब्द में पहले बता दिया। ठीक है, अच्छा, दूध से दही बनाने में कौन से जीवाणु का उपयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक बात आप लोग समझ लेना, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? ये मेरे भाई दूध में पाया जाता है लैक्टोज शर्करा। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज शर्करा। ये क्या करता है? ये उन लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर देता है। क्या? किण्वन कर देता है, फर्मेंटेशन कर देता है। ऐसे लिख दूं, किण्वन, है ना, किण्वन कर देता है। ठीक है, लैक्टोज शर्करा को कौन कर देता है? क्या कर देता है? लैक्टोबैसिलस इसका किण्वन कर देता है। और किण्वन करने के बाद इस लैक्टोज शर्करा को किसमें परिवर्तित कर देता है मेरे भाई? लैक्टिक अम्ल में। क्या? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और इससे हमारा दही क्या हो जाता है? खट्टा भी होता है। और धीरे धीरे ये जो दूध है ये क्या हो जाता है? ये जमना स्टार्ट हो जाता है। और जब धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है तो मतलब धीरे धीरे दही के रूप में चेंज होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। ठीक है, मैंने और डेप्थ में समझा दिया। बाकी आप लोगों से केवल क्वेश्चन ये पूछा है कि दूध से दही बनाने में कौन से जीवाणु का उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। ठीक है, बाकी मैंने ये ऊपर से आप लोगों को बता दिया। मान लो थोड़ा और डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर में तो इस तरीके से आप लोग इसको भी एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है। इसका हम लोग चौथा वाला अगर आंसर लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? चौथे वाले का आंसर अगर हम लोगों को लिखना हो तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि दूध, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का चौथा। ठीक है, तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग होता है। इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा इस तरीके से राइट होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे इसको। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो सटन और बावेरी ने। ठीक है, 1902 ईस्वी में। ठीक है, तो वंशागतिकी का गुणसूत्रीय या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमवाद। ठीक है, क्योंकि जो गुणसूत्र होता है इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो चाहे गुणसूत्रीय बोले चाहे क्रोमोसोम सिद्धांत बोले एक ही बात है। ठीक है, तो किसने दिया था? सटन और बावेरी ने दिया था। कब? सन 1902 ईस्वी में। कब? 1902 ईस्वी में दिया था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका भी आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या लिखेंगे? कि इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का पांचवा, वंशागति का गुणसूत्रीय या क्रोमोसोम सिद्धांत सटन और बावेरी ने सन 1902 ईस्वी में दिया था। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे होता है मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा वाला भी प्रश्न समाप्त। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से, इसी पर सॉल्व करेंगे, इसी पर आप लोग देख ले रहे हैं। बाकी आपने अभी तक ये देख लिया होगा आई होप कि किस तरीके से हम लोगों को कॉपी को लिखना है, किस तरीके से कॉपी को लिखना है। ठीक है, अभी और आगे क्वेश्चन है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है मेरे भाई। एक एक प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए तीसरा स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों का नाम लिखिए। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ये तो आप लोगों को पता है, कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, 7 क्या दिया था? 7 लक्षणों का चुनाव किया था। कितने? 7 लक्षणों का चुनाव। ठीक है, तो लिखेंगे ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए
मटर, अच्छा मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है मेरे भाई पाइसम सटाइवम, ठीक है। क्या पाइसम, इंग्लिश में भी लिख दूँ पाइसम, कुछ हमारे बच्चे हैं जो हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ठीक। तो देखो पाइसम सटाइवम, क्या सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ये क्या है मेरे भाई, ये मटर का वैज्ञानिक, क्या वैज्ञानिक नाम है, क्या ये हमारा मटर का वैज्ञानिक नाम है, क्या पाइसम सटाइवम, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ की बात यहाँ तक की, ठीक है। पाइसम सटाइवम क्या है मेरे भाई, वैज्ञानिक नाम है किसका, मटर का, ठीक है। तो ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 लक्षणों का चुनाव किया था। इनमें से 4 प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, मतलब नीचे दिए गए हैं, क्योंकि हम लोगों को 4 लक्षणों को लिखना भी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है मेरे प्यारे दोस्तों बीज का आकार। बीज का आकार कैसा होगा, बीज का आकार 2 तरीके से, एक तो पीला हो सकता है, दूसरा हरा हो सकता है। जिसमें पीला वाला क्या होता है मेरे भाई, प्रभावी होता है, ठीक है। आप मेंडल के नियम पढ़ लो मेरे भाई, मेंडल के नियम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन फंसने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल का नियम, ठीक है। ये आप लोग तैयार कर लेना, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन नहीं है, 3 से 4 मतलब मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है। तो मेंडल ने अपने नियम में कितने लक्षण का चुनाव किया था, 7 लक्षणों का। अच्छा ये बात समझ में आ गई भैया। दूसरी बात, इनके यहाँ पर हमसे पूछा है कि इनके 4 नियम लिखे हैं, 4 लक्षण को यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो पहला लक्षण इन्होंने क्या लिया था, बीज का रंग लिया था। दूसरा हमने यहाँ पर क्या देखा, बीज का आकार, जो कि कैसा था, गोल था, और एक दूसरा क्या था, सिकुड़ा हुआ था, ठीक है। एक गोल था, एक सिकुड़ा हुआ था। तो जिसमें गोल वाला क्या होता है, प्रभावी होता है, और इसमें जो बीज का रंग होता है उसमें जो पीला वाला था वो क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है। प्रभावी मतलब क्या होता है मेरे भाई, जो अपने आप को प्रदर्शित करता है। प्रभावी गुण वह गुण होते हैं, या प्रभावी लक्षण वह लक्षण होते हैं जो अपने आप को प्रदर्शित करता है, जो अपने आप को प्रदर्शित करता है मेरे भाई। समझ में आ गई। नेक्स्ट तीसरा यहाँ पे है फूलों का रंग। फूलों का रंग कैसा है, तो बैगनी या तो सफेद, और जो बैगनी रंग होता है फूलों का रंग वो हमारा कैसा होता है, प्रभावी होता है। नेक्स्ट फल का आकार या पॉड जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, फल को पॉड भी बोल देते हैं, ठीक है। चौथा क्या है मेरे भाई, फल का आकार। तो फल का आकार 2 तरीके से है, तो फूला हुआ या तो सिकुड़ा हुआ है, मतलब संकुचित। ये भी सिकुड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बीज का आकार में लिखा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या लिया गया है, संकुचित। संकुचित का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इस तरीके से सिकुड़ा ही, क्या एक तरह से सिकुड़ा हुआ ही है ना। तो ये भी हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। मेंडल ने कितने नियम का चुनाव किया था, कितने लक्षणों का चुनाव किया था, तो 7 लक्षण का। इसमें से 4 हमारे पास इस तरीके से हैं, बीज का रंग पीला और हरा, बीज का आकार गोल और सिकुड़ा हुआ, और फूलों का रंग बैगनी और सफेद, और तीसरा और चौथा हमारा है फल का आकार जो कि फूला हुआ और संकुचित है, ठीक है। तो यहाँ तक की भी बातें आई होंगी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ से दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है मेरे भाई कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, मनुष्य के लिंग निर्धारण में इसकी भूमिका समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र मेरे भाई, लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव के लिंग यानी पुरुष या स्त्री को निर्धारित करते हैं। मतलब लड़का होगा कि लड़की होगा, ये इससे पता चलता है, किससे, लिंग गुणसूत्र से ही। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें हम, आप लोगों को पता भी होगा कि मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें इसको हम कितना बोल देते हैं, 23 जोड़ी, ठीक है। 23 जोड़ी मनुष्य में, मतलब लड़का हो चाहे क्या हो मेरे भाई, लड़की हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अच्छा इसमें से 2 तरीके के गुणसूत्र होते हैं, एक तो एक लड़का में अलग होता है, लड़की में अलग होता है। कैसे, देखो लड़कों में क्या पाया जाता है मेरे भाई, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, या ऐसा बोल दिया जाए जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं।
इनमें भी वही होता है और इनमें भी वही होता है, लड़का और लड़की दोनों में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंट होता है वह अंतिम 2 गुणसूत्र, और उन्हीं को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन? देखो लड़का में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर भी 2 गुणसूत्र होते हैं, 2 प्रकार के नहीं होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब एक्स और एक्स। तो देखो 44 हो गया, फिर यहाँ 45 और 46, इसका भी देखो 44 हो गया, 45 46 कंप्लीट है ना। अच्छा 46 बोले या 23 जोड़ी बोले, तो 22 जोड़ी ये है और एक जोड़ी ये हो गया, 22 एक 23, 22 एक 23। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक की बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप आराम से वीडियो को देखोगे ना, आप पूरे वीडियो को आराम से देख लोगे ना, तो गारंटी है आप लोगों को मैं यहाँ से 100% प्रिपेयर करके भेजूंगा, साथ ही साथ आप लोगों को याद भी होते चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा अब लिंग गुणसूत्र यहाँ पर कैसे पता चलता है? देखो एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, एक्स एक्स होगी तो लड़की होगी। ठीक है, जिसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, लड़का लड़की में सेम होते हैं, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 44 गुणसूत्र जो होता है वो लड़का और लड़की में सेम होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को छोटे से शब्दों में समझा दिया है। ठीक है, तो देखो अब हम इसको समझा दें आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव की लिंग या पुरुष या स्त्री को निर्धारित करते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम लोग 23 जोड़े बोल देते हैं। ठीक है, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम, जिसको बोलते हैं सामान्य गुणसूत्र, दोनों में समान होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एक जोड़ा एक्स एक्स तथा एक्स वाई लिंग निर्धारण करता है। ये मैंने आपको बता दिया, एक्स एक्स में होता है लड़की में और एक्स वाई लड़का में, और यही क्या करता है, यही हमारा लिंग निर्धारण करता है। कैसे करता है सब कुछ मैं यहाँ पर ही बताने वाला हूँ, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो मनुष्य में एक्स एक्स मादा, ठीक है, मादा मतलब लड़की, लड़की। बहुत से बच्चे हमारे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, भैया नर और मादा क्या होता है। ठीक है, एक्स एक्स क्या है, लड़की है, और एक्स वाई क्या है मेरे भाई, यह है लड़का। क्या, लड़का। अब देखो नर, ठीक है, लिंग गुणसूत्र प्रणाली पाई जाती है, ये तो समझ में क्या, स्त्री को यानी महिला के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, पुरुषों के पास एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये तो आप लोगों को पता हो गया। जब निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो शुक्राणु जो स्पर्म होता है और अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। अंडाणु क्या होता है, अंडाणु होता है युग्मक। क्या होता है, युग्मक। किसका, लड़की का, लड़की का युग्मक। और स्पर्म क्या होता है, ये भी युग्मक होता है, किसका, लड़का का। ये दोनों आपस में क्या होते हैं मेरे भाई, मिलते हैं, और इस तरीके से क्या बनता है, एक भ्रूण बनता है, और ये भ्रूण आगे चल करके नया बच्चा यहाँ से पैदा होता है। इस तरीके से यही प्रोसेस होती है ना। नेक्स्ट बात करें लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका। अब हम लोग समझेंगे कि गुणसूत्र कैसे भूमिका करते हैं लिंग निर्धारण में। अभी हमने समझा मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये करते हैं, और जब निषेचन होता है तो शुक्राणु और अंडाणु इस तरीके से मिलते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें अब अगला स्टेप है हमारा, लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका कैसे है। तो देखो स्त्रियों के अंडाणु में एक्स गुणसूत्र होते हैं, ये तो आप लोगों को पहले से पता हो गया, क्योंकि हमारे फीमेल जो होती हैं लड़कियों के पास एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो उनके अंडाणु में क्या होगा, एक्स होगा। तो वही बोला गया कि स्त्री के अंडाणु में केवल एक्स गुणसूत्र होता है, पुरुषों के शुक्राणु में एक्स और वाई दोनों होता है। क्यों, क्योंकि ये 2 प्रकार के गुणसूत्र रखते हैं, 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र रखते हैं, एक एक्स रखते हैं, एक वाई रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका शुक्राणु होगा 2 तरह का होगा, एक एक्स वाला शुक्राणु होगा, एक वाई वाला भी शुक्राणु होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गुणसूत्र हो सकता है, यदि शुक्राणु एक्स गुणसूत्र लेकर के अंडाणु को निषेचित करता है तो संतान का लिंग महिला होगा। सिंपल सी बात है यार, ये देखो 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स वाई, ये हमारा है लड़का का, ये हमारी है लड़की का। ये 22 जोड़ी तो सेम हुई, तो इसको आप लोग क्या कर दो, हटा दो, इसको आप लोग 0 मान लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जब ये इसके साथ मिलेगा, जब इसका इस लड़की में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, और यहाँ पर लड़कों में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। तो यहाँ पर जो शुक्राणु है वो 2 प्रकार का बनेगा, एक एक्स शुक्राणु, एक वाई शुक्राणु। यहाँ पर जो अंडाणु बनेगा वो दोनों सेम बनेगा, एक ही प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्या है गुणसूत्र है वो दोनों सेम है। तो जब देखो इसका चाहे जो अंडाणु मिले, दोनों एक्स ही है, जब इसका एक्स वाला अंडाणु किसके साथ मिलेगा, लड़के के वाई वाले शुक्राणु के साथ मिलेगा, तो हमेशा क्या होगा, एक्स और एक्स होगा, और एक्स एक्स किसके लिए होता है,
लड़की के लिए होता तो मतलब लड़की होगी भैया। अगर एक्स वाला किसके साथ मिलेगा, अगर वाई के साथ मिल गया तो क्या होगा, एक्स और वाई होगा। और ये एक्स और वाई किसके लिए होता है, एक्स और वाई होता है लड़का के लिए, ठीक है। तो इतनी बातों को बहुत अच्छे से आप लोगों को अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है और इस चीज़ को आप लोगों को समझ लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर करवाया भी है। देखो इस तरीके से मादा में होता है एक्स एक्स जिसको फीमेल बोलते हैं, मेल में होता है जिसको हम लोग नर बोलते हैं एक्स वाई। भैया यहाँ पर जो अंडाणु बनेंगे दोनों एक ही प्रकार के बनेंगे, एक्स अंडाणु और एक्स अंडाणु। यहाँ पर जो हमारे शुक्राणु बनेंगे वो एक्स शुक्राणु और वाई शुक्राणु। जब इनका एक्स इनके एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स एक्स होगा और पुत्री होगी, डॉटर होगी। नेक्स्ट देखा जाए तो अगर ए जब देखो ये इसका इनके साथ जब एक्स वाला वाई के साथ मिलेगा तो क्या होगा, पुत्र होगा यहाँ पे, मतलब एक्स वाई होगा, लड़का होगा, यहाँ पे सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये इसके साथ मिलेगा तो भी पुत्री होगी और जब इसके साथ मिलेगा तो भी क्या होगी, पुत्र होंगे, यहाँ पे सन होंगे, ठीक है। समझ में आ गई ये बातें। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। इसको कॉपी में भी आप लोगों को डायग्राम बना लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन है कि एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है, एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है, ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसने एक पुरुष जिसका रुधिर वर्ग ए बी है से विवाह किया। मतलब एक लड़की है उसका जो ब्लड ग्रुप है ओ है और उसने एक लड़के से शादी कर लिया जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है। उनकी भावी संतानों में कौन कौन से रुधिर वर्ग हो सकते हैं, रेखा चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, उनका शुक्राणु अंडाणु ये दोनों युग्मक आगे चल करके मिलन होगा, उनका निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो नया बच्चा होगा उसमें किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, उसके ब्लड ग्रुप को हम लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो स्त्री स्त्री यानी फीमेल के पास क्या है मेरे भाई, फीमेल के पास रुधिर वर्ग क्या है, ओ है। अब ओ है क्योंकि फीमेल में क्या होता है, फीमेल में मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से दोनों सेम होते हैं, क्या दोनों सेम होते हैं गुणसूत्र। फिलहाल यहाँ पे गुणसूत्र से कुछ भी लेना देना आप लोगों का नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से बात करो। तो स्त्री फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखो जिसका रुधिर वर्ग एक है, एक स्त्री है तो स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है मेरे भाई, ओ है। तो यहाँ पर जो इसका अंडाणु बनेगा इस तरीके से आई ओ ही बनेगा, ठीक है, आई ओ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से समझो ये हो गया। अब यहाँ से युग्मक ये बने इस तरीके से, दो प्रकार के युग्मक बने मेरे भाई इस तरीके से। यहाँ पर देखो तो ए बी और ए है और बी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष का जो रुधिर वर्ग है ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी है, ठीक है। तो आई ए आई बी यहाँ पर दो प्रकार के इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस तरीके से मेरे भाई यहाँ का क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जब इसके साथ इस तरीके से करवाएंगे इस वाले के साथ, नेक्स्ट जब इस वाले को इस वाले के साथ करवाएंगे तो देखो आई ए के साथ तो आई ओ, फिर इसका जब इसके साथ तो आई बी आई ओ, फिर आई ए आई ओ, फिर आई बी आई ओ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर हम लोग लिखेंगे, ये तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये हमारा युग्मक बना। अब जब युग्मकों का आपस में मिलन हुआ तो इस तरीके से हमारा ये जब हमने क्रॉस करवाया तो ये है हमारे संतान, ये है हमारे क्या संतान, ये हमारे संतान है, बल्कि संतान नहीं, संतान का ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप वर्ग रुधिर वर्ग, ठीक है, ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब देखो इस स्त्री ओ समूह और पुरुष ए बी समूह की संतानें केवल ए ओ, देखो ए ओ, ठीक है, या बी ओ रक्त समूह की हो सकती है, ए बी या ओ रक्त समूह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रॉस करवा के देख लिया है तो देखो कहीं पर भी ए और बी या खाली ओ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ए बी और आई ए आई ओ या आई बी आई ओ। तो वही बोला गया है कि इस प्रकार के जो हमारे क्या होंगे दंपत्ति होंगे, ठीक है, उनमें क्या होता है मेरे भाई, उनमें या इस प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों का जो रुधिर वर्ग होगा वो ए बी या ओ नहीं हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है बी ओ, या हो सकता है ए ओ। अभी हमने यहाँ पर क्रॉस करके इस तरीके से देख लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ों को सॉल्व कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन है प्लाज्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या उपयोग है। तो प्लाज्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई, प्लाज्मिड्स छोटे गोलाकार और डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, डीएनए अणु के ही तरह इस तरीके से क्या होते हैं, डबल इस तरीके से ऐसे, और ये होता है डबल ऐसे ऐसे हो गए, फिर इसको ऐसे ऐसे करें डीएनए ऐसे तो होता है
ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डबल लेयर कैसे होते हैं, ये ऐसे डबल लेयर दोनों, है ना। तो यही बोला गया है कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं छोटे गोलाकार और डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु होते हैं जो मुख्य रूप से जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कुछ आर्कियों में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं या आर्किया में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया प्लाज्मिड्स के उपयोग क्या होते हैं। तो पहला प्लाज्मिड्स का जो उपयोग है वो आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो देखो प्लाज्मिड्स का उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का मतलब हो गया जब डीएनए को क्या कहते हैं संशोधित करके नया डीएनए प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जहाँ वैज्ञानिक किसी जीन को प्लाज्मिड में जोड़कर बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं ताकि वहाँ प्रोटीन उत्पादन कर सके। अभी डीएनए पुनर्योगज में हमने पढ़ा था कि डीएनए पुनर्योगज में वही होता है कि डीएनए को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने लास्ट स्टेप में देखा भी था मेरे भाई कि जब डीएनए हमारा कंप्लीट हो जाता है पहले उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एंडोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज या एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज़ करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं लाइगेज के द्वारा और फिर हमारे पास वहाँ पे उसको हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से मॉडिफाई कर करके हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं ताकि वहाँ पर उनका उत्पादन हो सके, वहाँ पर उनका प्रोटीन उत्पादन हो सके बैक्टीरिया में, है ना। तो वही है जो प्लाज्मिड्स होते हैं मेरे भाई वो क्या होते हैं, इनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में है जहाँ पर प्लाज्मिड्स का उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में किया जाता है जहाँ वैज्ञानिक किसी जीन को प्लाज्मिड में जोड़कर बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं ताकि वह प्रोटीन उत्पादन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट औषधि निर्माण में भी जैसे प्लाज्मिड का उपयोग इंसुलिन जो कि किसके लिए यूज होता है मेरे भाई, इंसुलिन किसके लिए यूज होता है, मधुमेह जिसको बोलते हैं डायबिटीज, शुगर, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट हार्मोन्स और एंटीबॉडीज जैसी दवाओं के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, मतलब औषधि निर्माण में और आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में भी प्लाज्मिड्स के उपयोग होते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। ठीक है भैया, तो यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब यहाँ से हमारे चार क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौथा वाला जो कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा लंबा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। ठीक है, अब चूंकि मेरे भाई ये तो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत हलवा है, VIMP है, VIMP बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात तो VIMP है। दूसरी नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ठीक है, अंतर पूछा है मेरे भाई और 3 नंबर में पूछा है तो कम से कम 3 अंतर तो लिखोगी, ऐसे नहीं कि बस एक अंतर लिख लो भागो। तो सक्रिय प्रतिरक्षा एक तरफ हेडिंग डालेंगे, एक तरफ हेडिंग डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इस तरह से बीच में डंडी एक खींचेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि सक्रिय प्रतिरोध या सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ये प्रतिरोध नहीं है, ये है प्रतिरक्षा। ये आप लोग ध्यान देना यार, ये क्या है प्रतिरक्षा, है ना, मिसप्रिंट कहीं हो गया है। ठीक है, तो देखो सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, शरीर में ही प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं, मतलब उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन जो हमारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है ये किसी अन्य जीव से ला करके इसमें डाल दिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। ठीक है, डाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, सेल्फ से उत्पन्न होता है मतलब मेरे भाई खुद से उत्पन्न होता है। प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा जो रोगाणुओं से लड़ने की, रोगाणु से लड़ने की क्या होती है मेरे भाई, लड़ने के लिए होती है। ठीक है, लड़ने के लिए होती है, हमारे शरीर में होती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में खुद से उत्पन्न होती है और जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ये बाहर से किसी अन्य जीव के द्वारा अन्य जीव के शरीर से निकाल के हमारे शरीर में डाल दिया जाए तो वो होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। समझ में गया। दूसरी बात इसमें है, इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करती हैं। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसमें जो होता है मेरे भाई, जो हमारी शरीर की अपनी कोशिकाएं हैं वो खुद
प्रतिरक्षी बनाती हैं, लेकिन ये प्रतिरक्षी किसी अन्य प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। किसी अन्य शरीर में क्या किए जाते हैं, प्रतिजन वहाँ पर डाल दिए जाते हैं और वहाँ पर प्रतिरक्षा बनता है, फिर वहाँ से निकाल करके हमारे शरीर में ला करके डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट, यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है और यह क्षमता उत्पन्न होने में समय नहीं लगता है। ठीक है, और इसमें शरीर में प्रतिरक्षा शीघ्र प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई, इससे यहाँ पर भी आप लोग एक और पॉइंट लिख सकते हो कि इससे क्षमता शीघ्र नहीं प्राप्त होता, समय लगता है। शीघ्र नहीं प्राप्त होता है, शीघ्र नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि खुद से बनता है तो धीरे धीरे ये प्रोसेस, और ये अधिक समय तक रहता है, ये अधिक समय तक, और ये कब निकल जाए कभी कोई पता नहीं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चेचक बीमारी, उसके लिए, ठीक है, चेचक। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लो आप लोग जैसे रेबीज जो जब कुत्ता उत्ता काट लेता है किसी को, रेबीज, ठीक है, तो रेबीज जीवाणु होते हैं। अब रेबीज जो जब हम लोगों को कुत्ता काट लेता है तो इसका, या टीटीनेस भी आप लोग लिख सकते हो, क्या, टीटीनेस, ठीक है। ठीक है, अब देखो टीटीनेस में भी क्या होता है, जब कहीं लोहा वोहा से हमारा शरीर कट जाता है, ठीक है, और ब्लड निकलने लगता है, तो वहाँ पर हम लोग टीटीनेस का सुई लगवाने जाते हैं। तो ये कुछ ही समय तक रहता है ना, कुछ समय तक रहता है। देखो रेबीज के लिए क्या होता है कि 5-6 सुई लग जाता है तो वो सही हो जाता है फिर, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, मेरे पास चेचक की बीमारी होगी तो उसके लिए एक बार लगा दिया जाता है तो वो रामबाण ही रहता है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये चौथा का क्या था, पहला वाला प्रश्न था। अब इसी में हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न का दूसरा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न इस तरीके से है, परभक्षण पर टिप्पणी लिखिए। परभक्षण क्या होता है, ठीक है, तो परभक्षण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो बहुत आसान लैंग्वेज में मैं एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिखा है, बहुत इजी भी है सब कुछ। ठीक है, तो देखो परभक्षण पर टिप्पणी लिखा है, तो परभक्षण क्या होता है, देखो परभक्षण एक प्रकार की पारिस्थितिकीय पारस्परिकता है। ठीक है, क्या है, पारिस्थितिकीय पारस्परिकता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। क्या, परभक्षण में दो जीव होते हैं, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है ना। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण समझो, इसमें मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए शाकाहारियों को मार देते हैं, जैसे मेढक हो गया, कीट हो गया। अच्छा, परभक्षण में क्या होते हैं मेरे भाई, दो जीव होते हैं, दो जीव, और दोनों जीव एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और इसमें फायदा किसी एक का होता है, इसमें जो फायदा है किसी एक का होता है, फायदा किसी एक का होगा। फायदा किसका होगा, किसी एक का होगा, दोनों लोगों का फायदा नहीं होगा, है ना, दोनों लोगों का फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, परभक्षण एक प्रकार का पारिस्थितिकी या पारस्परिकता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। क्या, पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में परजीवी को लाभ होता है जबकि आश्रयदाता को हानि होता है। इसका उदाहरण है, फर्स्ट, इसमें जंतुहारी पादपों या उनके बीज फल आदि को खाकर पूरी तरीके से उनको नष्ट कर देते हैं, तो उनको तो घाटा लग जाता है, उनका क्या होता है, उनको घाटा होता है। जो आश्रयदाता है उसको हानि पहुंचती है भैया, और जो खाता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा परजीवी। क्या होता है, परजीवी। और परजीवी क्या होता है मेरे भाई, परजीवी को यहाँ पर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसने तो खा लिया। अब पेड़ पौधे का नुकसान कर दिया, उसको तो ये नहीं पता है। तो यही बात होता है परभक्षण में मेरे भाई, कि परभक्षण में दो जीव होते हैं और इसमें केवल एक ही जीव का फायदा होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो हरे पादपों को खा लेते हैं, उनके बीजों को नष्ट कर देते हैं, तो इससे किसका फायदा होता है, इससे फायदा होता है उनका, इसका, जो खाए हैं, जो हमारे जीव, जो हमारे जंतु हैं। ठीक है, जैसे गाय भैंस खा लेती है तो उनका तो फायदा हो जाता है भैया, उनका पेट भर जाता है। लेकिन पेड़ पौधे का तो फायदा नहीं होता है ना, उनको तो घाटा ही होता है कि उनके बीज को नुकसान कर दिया, उनकी हरी हरी पत्तियों को खा लिए, है ना। नेक्स्ट, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी हमने लिया है, इसमें मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए शाकाहारियों को मार देते हैं। जैसे शेर है, शेर हिरण उनको खा लेता है, तो क्या हिरण का कोई फायदा होता है, उसमें नहीं होता है। शेर का लेकिन फायदा होता है, उसका पेट भर जाता है ना। नेक्स्ट, इसमें है कि जैसे मेढक कीट का भक्षण करता है, मतलब जो मेढक है वो कीटों को खा लेता है, तो मेढक को तो फायदा हो गया, लेकिन इस कीट का फायदा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई परभक्षण। नेक्स्ट, तीसरा है चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए, यानी इसको बोलते हैं MTP। क्या, MTP।
ठीक है भैया। अब इसको हम लोग समझते हैं एमटीपी क्या होता है। एमटीपी में मेरे भाई जब किसी महिला का गर्भाशय 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 रुक जाता है मतलब कि जब उसमें उसके पेट में बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे को मारने के लिए, एक तरीके से हत्या है मेरे भाई, मारने के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी क्या है, रास्ता है, बहुत ही उपयोगी रास्ता है मेरे भाई, ठीक है। कि जब किसी, इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कहीं रेप हो गया कोई, और रेप होने के साथ मान लो कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, और उसमें भ्रूण का इस तरीके से क्या हो गया, धीरे धीरे भ्रूण बन गया और आगे चल करके बच्चे का निर्माण हो गया, तो क्या होगा मेरे भाई, उसकी मान लो शादी नहीं हुई है, तो इससे समाज में एक दूसरा प्रभाव पड़ता है ना, उसकी बेइज्जती होती है और भी तमाम प्रकार के नेगेटिव है ना। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एमटीपी। इस चीज़ को खत्म करने के लिए एमटीपी का यूज़ किया जाता है। तो देखो एमटीपी क्या होता है, एमटीपी चिकित्सीय सगर्भता समापन होता है मेरे भाई। चिकित्सीय सगर्भता मतलब अगर कोई महिला है, वो गर्भाशय है, वो गर्भावस्था में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो चिकित्सीय सगर्भता समापन, तो चिकित्सीय के द्वारा उसके गर्भपात का क्या होता है, उसके गर्भाशय को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। उसके यहाँ पर भी देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है मेरे भाई, चिकित्सीय सगर्भता समापन, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी एक ऐसा चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें गर्भ को सुरक्षित रूप से समाप्त किया जाता है, ठीक है। सुरक्षित रूप का मतलब ये हो गया मेरे भाई, ऐसा ना हो कि लड़की को, मतलब जो प्रेग्नेंट है उन्हीं को कोई साइड इफेक्ट हो जाए और वही चल बसे इस दुनिया से, है ना। तो एकदम पूरे अच्छे तरीके से, पूरे सुरक्षित ढंग से यहाँ पर क्या किया जाता है, गर्भाशय को वहाँ पर समाप्त किया जाता है, ठीक है। तो देखो यह प्रक्रिया विशेष रूप से तब अपनाई जाती है जब गर्भाधारण से माँ के शरीर या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, ठीक है। क्या, एक बार फिर से पढ़ते हैं, यह प्रक्रिया विशेष रूप से तब अपनाई जाती है जब गर्भधारण से माँ के शरीर या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, ठीक है, और भ्रूण में गंभीर विकार हो या गर्भ किसी आपराधिक घटना, मैंने आपको अभी बताया था रेप वाला केस, ठीक, तो उस तरीके से जब होगा, जैसे बलात्कार हो गया, ठीक है, कि परिणाम स्वरूप हुआ हो, तब ये हमारी प्रोसेस होती है एमटीपी वाली, है ना। नेक्स्ट देखो, भारत में कानूनी परिप्रेक्ष्य, भारत में एमटीपी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्ट 1971 के तहत वैध किया गया था। इसको वैध कर दिया गया था कि मेरे भाई, क्योंकि हाल ही में आजकल आप लोग देख भी रहे हो बहुत ज़्यादा कि अगर लड़की अगर पैदा हो जा रही है किसी के घर, तो भाई वो मुंह बना ले रहा है एकदम, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, पिछले कुछ सालों में देखा गया कि जब भी देखते हैं पहले से, अगर पता चलता है कि लड़की है भैया चेक करा होते हैं, अगर पता चलता है लड़की है तो उसको क्या कर देते थे, एमटीपी के द्वारा ही उसको वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता था और लड़की का जन्म नहीं हो पाता था, है ना। तो मेरे भाई इसीलिए सरकार ने इसको बैन भी कर दिया था, ठीक है, एमटीपी को बैन भी कर दिया था। एमटीपी को तभी यूज़ किया जाता है जब या तो माँ के शरीर या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, जब मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर उसके बच्चे होने से क्या हो जाता है, उसके ऊपर कोई खतरा होता है, अगर मान लो ऐसा होता है कि बच्चा अगर पैदा होगा तो उस समय इनका जान चला जाएगा, जिनके पेट में बच्चा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एमटीपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, या गर्भ किसी आपराधिक घटना जैसे बलात्कार हो गया उस समय का हो, तब भी हम लोग एमटीपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे मैंने ये भी लिख दिया है, भारत में कानूनी परिप्रेक्ष्य, भारत में एमटीपी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के द्वारा 1971 के तहत क्या कर दिया गया, वैध कर दिया गया था, जिसे 2021 में संशोधित किया गया और और फिर से इस चीज़ को लागू कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक किसी भी महिला को कानूनी रूप से गर्भपात कराने का अधिकार है। अगर 20 सप्ताह से पहले है मेरे भाई, तो ये आप लोगों का ये क्या हो, ये हमारा इजीली हो जाएगा। लेकिन जब ये 20 सप्ताह से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब 20 सप्ताह से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में, मतलब जब भ्रूण हमारा तैयार हो जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग उसको नहीं करवा सकते, गर्भावस्था को समाप्त नहीं करवा सकते हैं। क्लियर है बातें।
यदि डॉक्टर इसे उचित समझते हैं तो। ठीक है, जब 20 सप्ताह तक अगर किसी भी महिला को कानूनी रूप से ये जो गर्भपात कराने का अधिकार है, गर्भपात का मतलब हो गया गर्भ का समापन, क्या गर्भ का समापन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो सकता है कब तक, ओनली 20 सप्ताह के अंदर ही। ठीक है, और अगर उससे अधिक हो गया तो ये प्रोसेस बंद हो जाती है एमटीपी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, बंद नहीं हो जाती है, होगा लेकिन इससे खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे बच्चे के ऊपर, अगर बच्चे के ऊपर बढ़े तो अच्छी ही बात है भाई, क्योंकि बच्चे को ही समाप्त करने का यहाँ पर यूज़ होता है, बच्चे को समाप्त करने के लिए एमटीपी का प्रोसेस यूज़ होता है ना। और अगर कहीं महिला को ही कुछ हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो इसीलिए 20 सप्ताह के अंदर ही अगर ये प्रोसेस होनी है तो होगी, नहीं तो नहीं होती है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, नामांकित चित्र की सहायता से लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन संक्षेप में कीजिए। देख रहे हो कितना तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है इस तरीके से, लघु बीजाणुधानी का डायग्राम। तो ये लघु बीजाणुधानी का इस तरीके से डायग्राम आप लोगों को बना देना है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, जैसे बाह्य त्वचा हो गया, अंतःस्थीशियम हो गया, मध्यस्तर हो गया, टिपिटम हो गया, लघु बीजाणु हो गया जिसको लोग मात्र कोशिका भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इसमें रंध्रक होता है, तो रंध्रक इस तरीके से बस जहाँ से मुड़ा रहता है इसको रंध्रक बोलते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हैं आप लोगों की टेपिटम, मध्यस्तर, अंतःस्थीशियम और बाह्य त्वचा, और ये तो मात्र कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बाह्य त्वचा क्या होता है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है मेरे भाई, यह सबसे बाहरी सुरक्षात्मक स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली होती हैं, ये सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। देखो ये बाह्य त्वचा है, ये वाला जो लेयर इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, ये वाला जो लेयर आप लोग देख रहे हो इस तरीके से, ये वाला लेयर क्या है, ये वाला लेयर आप लोगों का है बाह्य त्वचा, और ये मोटी भित्ति वाली होती है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि ये मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में, परागकोश जब फूट के निकलता है तो ये उसको स्फुटन में सहायता प्रदान करती हैं। जब यहाँ से ये होता है परागकण, यही क्या है, ये सब परागकण है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये परागकण ही होती हैं मेरे भाई। ये क्या होती है, परागकण ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है अंतःस्थीशियम। तो अंतःस्थीशियम यह स्तर बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। परिपक्वता पर इसकी कोशिकाएं जल के ह्रास के कारण सिकुड़ जाती हैं, वह परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। नेक्स्ट मेरे भाई, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से मॉइस्चर्स होते हैं। ठीक है, ये होता है अंतःस्थीशियम। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी होती है। नमी किससे आती है भाई, H2O के कारण हो जाती है। अब क्या होगा, जब ये धीरे धीरे परिपक्व होता है अंदर कौन, हमारा परागकण, तो क्या होती है, ये H2O का यहाँ से ह्रास होता है, मतलब यहाँ से कमी होती है। जब H2O की कमी होती है तो धीरे धीरे ये क्या होती है, इसमें सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, इसमें सिकुड़न आ जाती है, किसमें, इस अंतःस्थीशियम में। ठीक है, तो इसमें सिकुड़न आने के कारण ये क्या हो जाती है मेरे भाई इस तरीके से, और धीरे धीरे फटने लगती हैं, और इस फूटने में भी ये भी सहायता प्रदान करती है किसको, परागकणों को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि यह स्तर बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट परिपक्वता पर इसकी कोशिकाएं जल के ह्रास के कारण, मतलब जल की कमी के कारण सिकुड़ जाती हैं और परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। ठीक है, तीसरा है मध्यस्तर। मिडिल लेयर क्या होता है, यह अंतःस्थीशियम और टिपिटम के मध्य स्थित होता है। यह पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बना होता है जो 1 से 5 स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। ये भी परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मिडिल, ये वाला पार्ट मिडिल वाला। ठीक है, तो ये क्या कहता है मेरे भाई, मिडिल लेयर क्या करता है, ये 1 से 5 लेयर का होता है। इनका जो लेयर होता है 1 से 5 लेयर का होता है। ठीक है, 1 से 5 लेयर का होता है, और ये इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, पतली लेयर होती है इनकी। ठीक है, और नॉर्मली ये भी स्फुटन में ही सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो यहाँ से आता है वो है हमारा टेपिटम। टेपिटम का कार्य भी कभी कभी पूछा जाता है। तो टेपिटम क्या होता है मेरे भाई, ये यहाँ पर होते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, देखो ये वाला पार्ट हमारा टेपिटम है, और इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये सब हमारे परागकण है। और टेपिटम क्या करता है, टेपिटम इस परागकणों को क्या करता है मेरे भाई, पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है। ठीक है, पोषण प्रदान करता है। देखो यहाँ पर लिखेंगे, यह बड़ी पतली भित्ति युक्त सघन कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाओं का सबसे आंतरिक स्तर होती है। इन कोशिकाओं में 1 से अधिक केंद्रक
पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये पोषक ऊतक होते हैं जो परिवर्तनशील पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को पॉइंट यहाँ पर लिख देना है और यहाँ से ये भी आप लोगों का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा का फर्स्ट, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन का विवरण दीजिए। ठीक है, पांचवा का पहला क्वेश्चन है, ये भी हमारा 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन का विवरण दीजिए। अपरा मेरे भाई क्या है? अपरा एक टेम्परेरी, ठीक है, क्या है? टेम्परेरी क्या है? टेम्परेरी पार्ट है फीमेल के। क्यों? जब हमारा भ्रूण तैयार होता है उस समय अपरा का निर्माण होता है और अपरा क्या करता है? इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ये हमसे बोला गया है कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन का विवरण दीजिए। तो देखो, अपरा द्वारा स्रावित प्रमुख हार्मोन क्या है? सबसे पहला है तो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो कि गर्भाशय को भ्रूण के लिए अनुकूल बनाए रखता है। गर्भाशय को किसके लिए? भ्रूण के लिए क्या बनाए रखता है? अनुकूल, मतलब वो इन्वायरमेंट उसको देता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें लिखेंगे गर्भाशय की दीवार को मोटा करके भ्रूण के आरोपण में सहायक करता है और नेक्स्ट इसके संकुचन को रोकता है। ठीक है, संकुचन मतलब सिकुड़ने को रोकता है ताकि बच्चे पर या भ्रूण पर कोई भी प्रकार से कोई इफेक्ट ना आए, ताकि प्रसव से पहले गर्भपात ना हो। गर्भपात का मतलब क्या होता है? गर्भपात का मतलब ये होता है मेरे भाई कि भ्रूण तैयार हो गया, भ्रूण बाहर ना आ जाए। ठीक है, गर्भपात का मतलब क्या होता है? भ्रूण बाहर ना जाए, और जब भ्रूण बाहर आ जाएगा समय होने से पहले ही तो क्या हो जाएगा? गर्भपात हो जाएगा। गर्भपात का मतलब होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों गर्भ का समापन, गर्भ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गर्भ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एस्ट्रोजन, अगला हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों के, स्तन मतलब जो छाती होता है फीमेल की। ठीक है, तो गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता करता है कौन? एस्ट्रोजन जो होता है। रक्त संचार को बढ़ाकर भ्रूण के लिए पोषण आपूर्ति सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिलीवरी के लिए गर्भाशय को तैयार भी करता है कौन? ये हमारा जो एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें भैया, रिलैक्सिन नामक एक और हार्मोन्स होती हैं। ठीक है, जो कि हार्मोन्स यहाँ पर तो बहुत सारी होती हैं, बट 3 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो 3 तो कम से कम लिखोगे ही ना। तो देखो अगला है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है मेरे भाई? गर्भाशय के संकुचन को कम करता है। नेक्स्ट प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा और श्रेणी को ढीला करता है। क्या करता है? गर्भाशय ग्रीवा को ये ढीला करता है जिससे दर्द ना हो, और दर्द एक समय से, और देखो इसके नाम से रिलैक्सिन मतलब ये रिलैक्स करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, रिलैक्स करता है ताकि डिलीवरी आसान हो सके। ठीक है, ये क्या करता है मेरे भाई? ये सबसे पहले तो समझना, ये पीड़ा को कम कर देता है, फीमेल की पीड़ा को कम करता है कौन? रिलैक्सिन नामक हार्मोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्भाशय के संकुचन को कम करता है। जब उसके संकुचन मतलब उसके सिकुड़न को जब कम करेगा तो दर्द कम होगा। सिंपल सी बात है, ये दर्द से रिलेटेड है, पेन नहीं होता इसके रहने से। ठीक है, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसी में है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। यहाँ पर खाली मादा जनन का नामांकित चित्र इस तरीके से बनाना है मेरे भाई। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यही है हमारे कौन? यही है हमारे अंडाशय, और ये क्या होता है? ये हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब इस तरीके से, और ये हमारा होता है गर्भाशय, और यहाँ पे ही हमारा होता है अपरा। यहाँ पर इस तरीके से आता है मेरे भाई अपरा। अपरा यहीं पर रहता है और बच्चा यहाँ पर इस तरीके से बीच में रहता है। ठीक है, ये है हमारा वेजाइना योनि, और ये मादा जनन तंत्र का चित्र है इस तरीके से, और ये हमारा है ओवरी अंडाशय जो कि एक जोड़ी पाया जाता है, किधर एक इधर पाया जाता है, और ये झालरदार कीप है जिसके जो कि क्या करती ये किया रहता है ग्रिप, मतलब उसको पकड़े रहता है किसको? अंडाशय को, और इसी अंडाशय में होते हैं अंडाणु, इसी अंडाशय में होते हैं अंडाणु। और इस तरीके से यहाँ पर जब सेक्स होता है, सेक्स के दौरान यहाँ पे जो शुक्राणु निकलते हैं, शुक्राणु इस तरीके से इधर इधर जाते हैं मेरे भाई। जहाँ पे हमारा क्या होता है, जहाँ से हमारा यहाँ पे अंडाशय से इस तरीके से अंडाणु यहाँ पर आते हैं। और हमेशा ये बात याद रखना, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ पे होता है? फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर ये ना सोचना कि यहाँ पर आकर के यहीं पर होगा, और यहाँ से जैसे ही शुक्राणु इधर से आएंगे और अंडाणु यहाँ से इधर चढ़ने लगेगा, यहाँ पे मिलन होगा इनका, और धीरे धीरे यहाँ पर आकर के भ्रूण का निर्माण करेंगे भैया, और धीरे धीरे यहाँ पे इस तरीके से योनि के रास्ते से नया बंदा जो होता है वो बाहर निकल जाता है ना। ये होता है मध्य स्तर, ये होता है अंतर स्तर, ये अंतर का भाग होता है ये वाला, और ये हमारा मध्य भाग होता है। ये तो आप लोगों को समझ में गया। तो बस इतनी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर सबका नाम लिख देना है, डायग्राम बना देना है, बस 3 नंबर यहाँ से आप लोग
ले लोगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भाई। ये कौन सा प्रश्न था हमारा, दूसरा वाला प्रश्न था। अगर तीसरे वाले प्रश्न की यहाँ पर हम लोग बात करें तो वो क्या है, वो है हमारा औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण लिखिए। ठीक है, कैसा शराब का निर्माण होता है इसको हम लोगों को बताना है। तो देखो, औद्योगिक स्तर पर शराब यानी इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल ही पीने वाला शराब होता है। ठीक है, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5। क्या यही होता है, क्या यही होता है इथेनॉल का फार्मूला? अगर ये नहीं होता है तो जो होता है वो आप लोग कमेंट करो। ठीक है, तो देखो, औद्योगिक स्तर पर शराब का निर्माण मुख्य रूप से किण्वन और आसवन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। इसे मुख्य रूप से गन्ने का रस, अनाज, फलों या अन्य कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है मेरे भाई? गन्ने के रस से, अनाज से और फलों से या अन्य कार्बोहाइड्रेट युक्त, ठीक है, पदार्थों से बनाया जाता है। पहला है औद्योगिक स्तर पर शराब निर्माण की प्रक्रिया में पहला है कच्चे माल का चयन। सबसे पहले कच्चे माल का चयन करना, जैसे अनाज हो गया, फल फूल हो गया जो भी, और क्या, और गन्ने का रस हो गया। ठीक है, तो कच्चे माल सबसे पहले हम तो गन्ने का सीरा जो होता है, तो यह चीनी उद्योगों का एक उप उत्पाद है और इथेनॉल उत्पादन में प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है। किसका? गन्ने का सीरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनाज में क्या होता है, मक्का होता है, जौ होता है, गेहूं, चावल, इनमें स्टार्च होता है मेरे भाई, जिसे शर्करा में बदलकर किण्वन किया जाता है। ठीक है, और इसमें किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? ईस्ट के द्वारा, YEAST, ईस्ट। ईस्ट नामक यहाँ पर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। अच्छा, आगे बात करते हैं भैया। यहाँ पर देखो, यहीं पर लिखा हुआ है, इस तरीके से क्या जाता है। नेक्स्ट, फल, फल जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, जामुन हो गया, इस तरीके से, तो इनमें प्राकृतिक रूप से क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है, जो सीधे किण्वन में भाग लेती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर देखो, गन्ने का सीरा से बना सकते हैं, तो यह चीनी उद्योगों का एक उप उत्पाद होता है। मतलब जो हमारा चीनी बनता है, चीनी के साथ साथ गन्ने का शीरा भी उसमें बन जाता है। चीनी किससे प्राप्त होता है? गन्ने से ही प्राप्त होता है। तो गन्ने से डायरेक्ट सीरा नहीं प्राप्त होता, उसके साथ साथ गन्ने का सीरा भी प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ पेस्ट टाइप का रहता है। ठीक है, क्या होता है? पेस्ट टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे भाई, ये इथेनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और दूसरा बात करें तो गेहूं चावल से भी बनता है, क्योंकि गेहूं चावल में क्या होता है? स्टार्च होता है, जिसे शर्करा में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? फर्मेंटेशन करके। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। ठीक है, ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन कर देता है, मतलब किण्वन कर देता है, और स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। और फिर अभी सुनो तो, अभी तो क्लाइमेट्स बाकी है अभी, और आगे देखो। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर बात की जाए फल और अंगूर में, तो इसमें प्राकृतिक रूप से शर्करा पाई जाती है, जो डायरेक्ट किण्वन में भाग लेती है। ठीक है, अब देखो, दूसरा होगा किण्वन, होगा फर्मेंटेशन होगा। तो किण्वन के लिए ईस्ट या खमीर, जिसको हम लोग खमीर बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। ईस्ट शर्करा को एंजाइम की सहायता से किसमें बदल देता है? C2H5 हो जाता है। अरे भाई, ये देख लिखा है, इथेनॉल देख लिखा है यार, वही तो लिखा था ना, वही तो लिखा था ना यार, यहाँ पे दिख गया। अब तो तू भी समझ जाएगा भैया, है ना। मुझे पता था कि तेरे को नहीं आता है। C2H5OH हो गया। नहीं नहीं भाई, तेरे को आता है। ठीक है, C2H5OH क्या होता है? इथेनॉल होता है। तो देखो, यहाँ पर ईस्ट क्या कहता है? शर्करा को एंजाइम की सहायता से इथेनॉल में, यानी C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता है। ठीक है, इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया मेरे भाई इस तरीके से होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज को क्या करता है? ये ईस्ट है, ग्लूकोज को ये ईस्ट है, ये ईस्ट क्या कर देता है? उसका किण्वन कर देता है। किण्वन करने के बाद उसको इथेनॉल में बदल देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इस तरीके से बदल देता है। ठीक है, अब देखो, किण्वन के दौरान जब CO2 गैस निकलती है, और मिश्रण में 6 से 10% तक ही इथेनॉल बन जाता है। ठीक है, मतलब मेरे भाई केवल 6 से 10% यहाँ पर इथेनॉल बनता है। यहाँ पे जो हमारा इथेनॉल प्राप्त होता है, 6 से 10%, 100% नहीं बनता है। 100% तो कुछ भी नहीं होता, ये तो आप लोगों को भी पता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, देखो, नेक्स्ट हमारे पास है आसवन। आसवन मतलब सिंपल, वहाँ पे जो भी चीज़ें उसको मतलब सूखा कर दिया जाता है। मतलब अगर कहीं आसवन का मतलब है तो सिंपल पानी वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आसवन की प्रक्रिया। तो आसवन में क्या होता है? किण्वन के बाद बने मिश्रण में केवल 6 से 10% इथेनॉल होता है, जिसे शुद्ध करने के लिए आसवन यानी डिस्टिलेशन किया जाता है। आसवन में इथेनॉल का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस पानी, ठीक है, इतना जो इथेनॉल का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78.3 डिग्री सेल्सियस, और पानी का 100
100 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण, ठीक है, इससे गर्म करके वाष्प के रूप में अलग कर लिया जाता है। भाई सुन ले, इसमें पानी भी रहता है, इथेनॉल भी रहता है। अब चूंकि इसको हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा वो जल्दी से वाष्प में परिवर्तित होगा। तो देख, इसका कम है तो ये जल्दी जल्दी वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा और इसके वाष्प को हम लोग क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसके वाष्प को कलेक्ट कर लेंगे और यही होता है आसवन, पानी को बाहर निकालना। मैंने तेरे को बोला था ना कि एक चीज़ समझा देगा रे बाबा, एक चीज़ समझा देगा, ठीक है। तो देख यहाँ पे क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक इसका 78.3 होता है। किसका भैया, इथेनॉल का। बेस C2H5 होता है फार्मूला, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्टिलेशन करवा देंगे, आसवन। आसवन में क्या करवा देंगे, इसको हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद जब हमारा एल्कोहल का क्वथनांक होता है वह होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये जैसे ही इसको हम लोग गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, ये क्या होगा, ये पहले क्या हो जाएगा मेरे भाई, वाष्पित हो जाएगा। और पहले वाष्पित हो जाएगा तो इसके वाष्प को हम लोग अलग कर लेंगे। अब यहाँ नीचे कौन बचा, नीचे अकेले जल बच गया बेचारा, ये घूमेगा अकेले, ठीक है। इसे कम होने पर इसे गर्म करके वाष्प के रूप में अलग किया जाता है। फिर इसे संघनन यानी कंडेंस कर दिया जाता है। संघनन द्वारा तरल रूप में बदल दिया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, जिससे 95 से 99% शुद्ध इथेनॉल प्राप्त होता है। और कई बार इसे और अधिक शुद्ध करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग BSc कर रहे हैं, BSc की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का पार्ट नहीं है मेरे भाई, बट ये आप लोग समझ लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, ठीक है, बार बार इसको करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे होता है। कौन सा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसको बार बार क्या कर लिया जाता है, इसको बार बार क्या कर लिया जाता है, इससे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब छठा प्रश्न हमारा आता है, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा प्रतिरक्षी अणु। प्रतिरक्षी अणु का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षी जो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे शरीर में रोगाणु होते हैं, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उनको ये पकड़ लेता है, उनको ये इस तरीके से पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना मेरे भाई, ये सभी क्या है, इसमें 2 चेन होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक होती है हल्की चेन जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन, और एक होती है भारी श्रृंखला। तो ये वाली जो है, ये वाली हमारी भारी श्रृंखला होती है, ये वाली। तो मतलब 2 हमारे पास भारी श्रृंखलाएं होती है। क्या, भारी श्रृंखलाएं, इसका पहले स्ट्रक्चर आप लोग समझ लो। 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं और 2 हल्की श्रृंखलाएं। क्या, हल्की श्रृंखलाएं। और ये श्रृंखलाएं आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा या बंध के द्वारा, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे ये आप लोग देख सकते हो, ये हल्की चेन है और ये भारी चेन है, ठीक है। ये वाला बड़ी वाली भारी चेन, ये बड़ी वाली भारी चेन, और ये वाली क्या है मेरे भाई, ये वाली हल्की चेन है दोनों, ठीक है। ये दोनों हल्की चेन है। तो देखो ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, SS, मतलब ये क्या है, सल्फर, ठीक है। तो डाई सल्फाइड, ये देखो ऐसे जुड़ी हुई है डाई सल्फाइड। और ये दोनों आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, डाई सल्फाइड इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें थी, जो इजीली चीज़ें थी, वो यहाँ पर समझ में आ गया। अच्छा, ये होता है मेरे भाई इस तरीके से प्रतिजन बंधन स्थल भी इसको हम लोग बोल देते हैं। अच्छा, डाई सल्फाइड बंध देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये डाई सल्फाइड बंध, ये भी डाई सल्फाइड, ये भी देखो कितना डाई सल्फाइड है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भैया, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये क्या कहता है, ये प्रतिरक्षी अणु हमारे शरीर में जो भी रोगाणु हैं, जो हमको हानि पहुंचाने वाले हैं, उनको पकड़ करके मार देता है और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को, इम्यूनिटी को तगड़ा करता है, ठीक है। अभी हाल ही में आप लोग देख रहे थे, कोरोना आया था, वहाँ पर क्या हो रहा था, जो कोवैक्सीन लग रहा था, किस लिए, ताकि हमारे इम्यूनिटी को क्या कर दे, एक्टिव कर दे। और जो भी हमारे शरीर में रोगाणु हैं, जो भी हमारे शरीर में वायरस हैं, जैसे कोरोना क्या था, एक वायरस ही था, तो कोरोना वायरस के लिए हम लोग कोवैक्सीन क्यों लगवा रहे थे, इसीलिए ताकि हमारा जो कोवैक्सीन है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता था। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अगर हमारे ऊपर कोरोना का हमला भी होता तो हमारी जो इम्यूनिटी है उतनी तगड़ी हो जाती है कि कोरोना को हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई इफेक्ट, उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ने देती, ठीक है, उसको मार देती, ठीक है।
देखो, प्रतिरक्षी अणु शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन्हें एंटीबॉडीज या प्रतिपिंड भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षी अणु को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो बी कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनते हैं मेरे भाई? बी कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, और शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी या अन्य हानिकारक पदार्थों यानी एंटीजन, जिसको हम लोग एंटीजन बोल देते हैं। अगर कहीं एंटीजन लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी या कोई हानिकारक पदार्थ हो जो हमारे लिए क्या हो? खतरा हो, जो हमारे लिए समस्या हो, जो हमारे लिए हानिकारक हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीजन से बचाने में मदद करता है। कौन? जो हमारा प्रतिरक्षा अणु होता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट बात में आता है ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन अणु प्रतिजन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। क्या? ये इम्यूनोग्लोबिन। अगर ये नहीं समझ में आ रही है तो एंटीबॉडी ही लिख लो, एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी प्रोटीन अणु प्रतिजन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। एक सामान्य प्रतिरक्षी या जिसको बोलते हैं आई जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी। ठीक है, एक टेट्रापेप्टाइड है। ठीक है मेरे भाई, ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से टोटल 5 प्रकार के, बट जो जनरली पाया जाता है सामान्यतः प्रतिरक्षी होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारी प्रतिरक्षी होती है टोटल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सामान्य प्रतिरक्षी होती है क्या होता है? वो होता है यही आई, स्मॉल जी, कैपिटल जी। इस तरीके से क्लियर है बातें मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो ये होता है एक टेट्रापेप्टाइड होता है ये। ठीक है, अब समझ आगे, जिसमें 2 भारी H तथा 2 हल्की L श्रृंखलाएं होती हैं। H मतलब हैवी और L मतलब लाइट, लाइट मतलब हल्की। ठीक है, इस तरीके से देख लो, इस तरीके से यहाँ पर देख लो आप लोग। ये वाली देखो, एक हल्की ये है, इसको हमने क्या बोल दिया? L, और एक हल्की इधर भी है ये वाली, ये भी क्या है? ये भी L वाली है। ठीक है, तो L की संख्या कितनी हुई? 2 हुई, और H की संख्या मतलब हैवी चेन, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, तो हैवी चेन की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है चीज़ें। ठीक है, देखो, जिसमें 2 भारी H तथा 2 हल्की L श्रृंखलाएं होती हैं। भारी श्रृंखला में 140 तथा हल्की श्रृंखला में 214 अमीनो अम्ल होते हैं। जो ये श्रृंखलाएं होती है किनके द्वारा बनी होती हैं? अमीनो अम्ल के द्वारा। ठीक है, और अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? जो हमारी भारी वाली श्रृंखला है उसमें 140 तथा हल्की वाली श्रृंखला में 214 अमीनो अम्ल। नेक्स्ट, ये दोनों श्रृंखलाएं परस्पर डाई सल्फाइड बंध से जुड़े होते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, इस तरीके से भी देख रहे थे। ये डाई सल्फाइड, डाई किसी लिए? क्योंकि यहाँ पर जो सल्फाइड ग्रुप है 2 बार लगा हुआ है, तो जब कोई एक चीज़ 2 बार लगी होती है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं डाई यूज़ करते हैं उसके आगे। ठीक है, केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ोगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट, प्रतिजन जुड़ाव स्थल यानी वाई की दोनों भुजाओं के अंतिम सिरों पर स्थित होते हैं। प्रतिजन या प्रतिरक्षी के मिलने से प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल बनता है। मेरे भाई, क्या मैंने कहा? जो यहाँ पर इस तरीके से वाई की तरह यहाँ पर एक क्या बन रहा है? इस तरीके से ऐसे बन रहा है, जो वाई के जैसा ये आकार बन रहा है, वही बोला जाए प्रतिजन जो होते हैं ये प्रतिजन जुड़ाव स्थल। भाई देख ले, प्रतिजन यहाँ पे है ना, देख, प्रतिजन बंध स्थल, ये यहाँ पे इस तरीके से आते हैं, यहाँ पर फंस जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से आएंगे, फंस जाएंगे, है ना, और ये उनको इस तरीके से पकड़ लेगा। कोई भी रोग हमारे शरीर में मान लो ऐसे रोगाणु है तो ये आएंगे, ये वाले आएंगे पार्ट, और इस तरीके से ऐसे इसको पकड़ेंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे और बाहर निकाल देंगे, इसको नष्ट कर देंगे, जो हमारे प्रतिजन है, जो हमारे एंटीजन है। ठीक है, तो ये प्रतिजन बंधन स्थल है। यहाँ पर जो भी हमारे एंटीजन है, जैसे वायरस हो गए, जैसे फंगस हो गए, परजीवी हो गए, जो जीवाणु हो गए, जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको इस तरीके से पकड़ेगा और यहाँ से फेंक देगा। और यही हमारा होता है प्रतिरक्षी अणु का चित्र और इनके बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है वर्णांधता क्या होता है और इस प्रकार के व्यक्ति को रेल में नौकरी क्यों नहीं मिलती है? तो वर्णांधता मेरे भाई एक आनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति को कुछ विशेष रंगों को पहचानने या उनमें भेद करने में असमर्थ होता है। यह एक लिंग से जुड़ा आनुवांशिक विकार है जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन के दोष के कारण होता है। जो हमारा वर्णांधता है किसके कारण होता है मेरे भाई? एक्स गुणसूत्र के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार होता है या आनुवांशिक बीमारी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें देखो, इसमें कोई व्यक्ति होता है, इसमें कोई व्यक्ति लाल और हरे रंगों को, लाल
और हरे रंगों को पहचान नहीं पाता है। और चूंकि लाल और हरे रंगों को पहचान नहीं पाता है, इसीलिए इसको रेल में जॉब भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जब इसको लाल और हरे रंग में पहचान ही नहीं दिखा पाएगा, पहचान ही नहीं बता पाएगा, तो कहीं कोई लाल झंडे दिखाएगा तो भी इसे नहीं समझ में आएगा कि भैया रुकना है, हरे झंडे दिखाएगा तो ये भी नहीं पता कर पाएगा कि क्या है, कि हमें चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से रेल में इसको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि अगर एक लोगों के नाते यहाँ पर हजारों सैकड़ों जानें चली जाएंगी, है ना। तो इसीलिए रेल में इस तरीके से जॉब नहीं मिलती है जो व्यक्ति वर्णांध रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसमें, तो यह रोग एक्स गुणसूत्र से जुड़ा विकार है और मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि पुरुषों के पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। देखो, एक्स एक्स किसके लिए होता है? महिला में। तो महिला में यह गुणसूत्र क्या होता है? नहीं पाया जाता है, क्योंकि मान लो, क्योंकि यह एक्स गुणसूत्र से होता है, अब मान लो इसका एक एक्स गुणसूत्र पे वर्णांधता है, मतलब वर्णांध है, मतलब एक एक्स गुणसूत्र में वो विकार है, वो बीमारी है, तो दूसरा सही है, तो इससे इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इस पे पड़ेगा, क्योंकि इसके एक्स क्रोमोसोम में जब हो जाएगा, इस तरीके से एक्स गुणसूत्र में जब हो जाएगा, तो इसके पास केवल वाई ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पर ये बीमारी ज़्यादातर फीमेल्स में नहीं होती है, ज़्यादातर मेल्स में ही होती है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई। नेक्स्ट, स्त्रियों में यह दुर्लभ होता है, क्योंकि उनके पास दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स, और एक स्वस्थ एक्स गुणसूत्र दोषपूर्ण जीन की भरपाई कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर एक सही रहेगा तो उससे हमारा काम चल जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है, और इसीलिए इसमें हम लोग इस प्रकार से ग्रसित व्यक्ति इस प्रकार के बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को रेल में जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, थर्ड वाला क्वेश्चन है, जुकाम किन विषाणुओं से होता है? ठीक है, जुकाम किन विषाणुओं से होता है? तो इसका जो आंसर है, चौथा यहाँ पर नहीं, ये आंसर है। तो जुकाम राइनो वायरस, ठीक है, किससे होता है? राइनो वायरस सहित कई अन्य विषाणु वायरसों से होने वाला यह एक रोग है। ठीक है, यह एक रोग है मेरे पे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते रहता है, और एक हफ्ते के बाद अपने आप ये सही हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो, जुकाम के दो लक्षण हैं, जैसे नाक से पानी आना, ठीक है, या बंद होना, नाक बंद हो जाता है तो विक्स यूज़ करते हो, है ना। नेक्स्ट, गले में खराश या खराश के साथ हल्का सा दर्द होना, ये भी होता है। नेक्स्ट बात करें इसमें, तो इसका चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, वृषण तथा अंडाशय के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो वृषण के प्रमुख कार्य क्या है मेरे भाई? दो कार्य कम से कम आप लोगों को लिखने हैं। तो देखो, पहला कार्य वृषण का है कि शुक्राणु उत्पादन। तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो नर के प्रजनन में आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है यहाँ से। यह हार्मोन पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों, जैसे दाढ़ी हो गया, मूछ हो गया, इन सभी का उगाना, ठीक है, भारीपन हो गया आवाज़ में, जैसे जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होती है, और उन पे दाढ़ी आता है, मूछ आता है, और उनका आवाज़ भी धीरे धीरे पहले नम रहता है, विनम्र रहता है, और धीरे धीरे उनके आवाज़ में भारीपन आ जाती है। ठीक है, ये हमारा होता है मेरे भाई द्वितीय लैंगिक लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अंडाशय के प्रमुख कार्य। अंडाणु उत्पादन, तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण और परिपक्वन होता है, जो स्त्री प्रजनन में सहायक होता है। नेक्स्ट, जो इसमें होता है दूसरा, वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हार्मोन्स महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे स्तन का विकास जो होता है, उनका चेस्ट जो होता है, कि छाती जिसको हम लोग हिंदी में, ठीक है, और मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण, मतलब एमसी, उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? हमारा जो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, यहाँ पर अथवा करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। बट मैं आप लोगों को केवल एक क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए क्या होता है, और डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, और अथवा में करके एक क्वेश्चन और आएगा। क्योंकि मैं इसको आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो एक ही मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा दूंगा, और बाकी आप लोगों को यहाँ पर करते रहना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर प्रैक्टिस तो आप लोगों की हो ही जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉपी में देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम होता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है आप लोगों के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो देखो, अच्छा यहाँ से देखो, डीएनए अणु की द्विकुंडलीय, ये है कुंडलीय, ठीक है, डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना किसने दिया था मेरे भाई? तो यहाँ पर क्रिक और वाटसन ने दिया था ना, कि डीएनए क्या होता है?
द्विरज्जुक होता है, डबल हेलिकल होता है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो देखो 7वां क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7वां। सबसे पहले बात करेंगे डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह एक अणु होता है जो कोशिकाओं में मौजूद होता है। डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है? कोशिकाओं में। यह शरीर के विकास, वृद्धि और प्रजनन के लिए जरूरी निर्देशों को रखता है मेरे भाई। जैसे आनुवांशिक गुण जो माता पिता से बच्चों में जाता है, ये किसके कारण? ये जीन के ही कारण होता है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एवरी लिविंग थिंग्स की बात करें मेरे भाई, एवरी लिविंग थिंग मतलब सभी जीवों के लिए डीएनए सभी जीवों में पाया जाता है ना। तो ये क्या बोला मैंने? यह शरीर के विकास, वृद्धि और प्रजनन के लिए जरूरी निर्देशों को रखता है। निर्देश मतलब इसको पता रहता है कि कौन चीज़ मुझे कहाँ कैसे भेजना है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि माता पिता से जो लक्षण जाते हैं बच्चों में, वो किसके थ्रू जाते हैं? इसी जीन के ही थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भैया, ये तो हमारा हो गया डीएनए के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना वाटसन व क्रिक ने प्रस्तुत किया था। सन 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1902 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। ठीक है, 1963 ईस्वी में यहाँ पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने निम्न बातें बताई थी। इन्होंने अपने डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल में कुछ बातें बताई थी जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर के बना होता है। जो कोई भी डीएनए अणु होता है मेरे भाई, वो 3 लोगों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहला होता है हमारे पास जो है वो होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। एक शर्करा इसमें पाई जाती है जो क्या होता है? डीऑक्सी टाइप की होती है, डीऑक्सी राइबोस टाइप की होती है। दूसरी इसमें फॉस्फेट समूह होता है। तीसरा इसमें नाइट्रोजन क्षार होता है। अब ये नाइट्रोजन क्षार इसमें 4 तरह के होता है मेरे भाई। नाइट्रोजन क्षार यहाँ पे इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है इस तरीके से देखो इसमें नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार का होता है। एडेनिन ए को रिप्रेजेंट करता है, गुआनिन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन सी, थाइमिन टी से। ठीक है, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार इसमें होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे डीएनए के प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करें तो 20 × 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था कि डीएनए के प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप लोगों को इस चीज़ को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इस तरीके से हमारा होता है ये डीएनए का स्ट्रक्चर मेरे भाई। डीएनए का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को यहाँ पर बना देना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखो ये यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो ये जो है हमारा ये वाला है पार्ट, ये होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है मेरे भाई, ये किससे बनता है? ये हमारा शर्करा से और फॉस्फेट समूह से। क्या? और फॉस्फेट समूह से मिलकर के बना रहता है। ठीक है, मान लो शर्करा को हमने एस कहा और फॉस्फेट को हमने पी कहा, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो मान लो ये पी है, ये एस, ये पी है, ये एस, ऐसे एकांतर क्रम में ही जुड़े रहते हैं। ये पी है ऐसा, ये फिर ऐसा आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा। फिर मान लो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा है पी, फिर एस, फिर ये है हमारा पी, फिर ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर बीच में एस, फिर ये पी, फिर एस, ऐसे एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और इनसे शर्करा और फॉस्फेट समूह से मिलकर के हमारा क्या बनता है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये नाइट्रोजन क्षार के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन क्षार के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना एडेनिन जो होता है, एडेनिन वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध। जो हमारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं वह एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? वो इस नाइट्रोजन क्षार के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। देखो ये बीच में नाइट्रोजन क्षार है और यहाँ पे देखो जब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है तो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी बात, जब गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है मेरे भाई तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है बातें?
ठीक है। डीएनए के प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ये तो आप लोगों को पता हो गया। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक ये है, एक ये है, ठीक है। जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम या 20 से या अगर मीटर में देखें तो 20 × 10⁻−10 मीटर। देखो ये इनका जो व्यास है इस तरीके से 20 एंगस्ट्रॉम होता है, या अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 20 × 10⁻−10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चौथी बात इन्होंने क्या बताई कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फॉस्फेट और शर्करा समूह, ठीक है। एकांतर क्रम मतलब एक एक करके इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है। फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 डैश कार्बन तथा दूसरी तरह के 3 डैश कार्बन के साथ, ठीक है। देखो इस तरीके से इधर अगर इधर देखो 5 डैश कार्बन है तो दूसरी तरह के किसके 3 डैश कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ा रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, जुड़ा रहता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर 5वां बात इन्होंने बताया, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से तथा ग्वानिन साइटोसिन से, तो मैंने पहले बता दिया, एडेनिन थाइमिन से और किसके द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। और वो डबल बॉन्ड जो होता है कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, और वहाँ पे जो बॉन्ड होता है किस प्रकार से, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया मेरे भाई कि जो हमारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो किनके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छा, छठा पॉइंट उन्होंने बताया, डीएनए अणु में लगभग 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। कितने एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ से अगर गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ये 10, ठीक है। तो 10 नाइट्रोजन क्षार को गिन लो तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो और इन्होंने अगली बात बताई कि 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, सिंपल सी बात है यार। तो जब 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है तो 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10/34। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, 34/10 है ना। तो इस तरीके से 2 नाइट्रोजन क्षार की दूरी की 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस तरीके से अगर इनके बीच में देखा जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3.4। अच्छा यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से 3.4 एंगस्ट्रॉम, देखो इस तरीके से, ठीक है। इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है 8वां, मेंडल के तीनों नियमों का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर यहाँ से। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर का। ये भी 3 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे पहला जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, दूसरा बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका, और तीसरी है मत्स्यिकी मतलब जो मत्स्य पालन होता है उस पर लिखना है, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी 2 पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का ये रहता है, 5 नंबर का ये रहता है मेरे भाई। मेंडल के तीनों नियम मैंने आपको पहले ही बताया, इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो मैं अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके मैंने पढ़ाया है, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरीके से अगर और आप लोगों को वीडियो चाहिए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको भी वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को ईजिली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।